ओके, तो क्या एग्जांपल बता रहा था मैं कि आपकी कैब या बस जिससे आप जाते हैं, तो जो आपके दोस्त बैठे होते हैं अंदर, वो आपको क्या बोलेंगे कि आपके दोस्त आपको क्या बोलेंगे कि आप रेस्ट पे हैं कि मोशन में हैं? जो बस के अंदर आपके साथ बैठे हुए हैं, रेस्ट पे बोलेंगे वो ना, तो उनके लिए आप रेस्ट पे हैं। लेकिन आपके फादर, आपकी मदर आपको सी ऑफ करने आए हैं सुबह बस में, कैब के लिए आए हैं साथ में, तो वो क्या कहेंगे कि जब आपकी कैब चलने लगेगी आप मोशन में है कि रेस्ट में है? तो देखिए, आपके लिए दो आंसर्स आ गए। आपके दोस्त आपको क्या कह रहे हैं कि आप रेस्ट पे हो, और आपके फादर, आपकी मदर कह रहे हैं कि आप मोशन में हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वो चीज होती है जब हम किसी से कंपेयर करके बताते हैं। तो हम यहां पे कंपेयर करके बता रहे हैं। एक बार हमने कंपेयर किया आपके दोस्तों से, दूसरी बार हमने कंपेयर किया आपके पेरेंट्स से। तो जब भी किसी चीज को हम डिफाइन करते हैं कंपैरिजन के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव, राइट? तो क्या बोलेंगे? रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हमारा कोई भी ऐसा आपका क्वांटिटी है जो सभी के लिए एक ही है, मतलब अगर रेस्ट में है तो सभी के लिए रेस्ट में होना चाहिए, मोशन में है तो सभी के लिए मोशन में होना चाहिए, या हम किसी चीज को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो सभी के लिए सेम डेफिनेशन होनी चाहिए, सेम आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उसको आंसर दूसरा दे और कोई दूसरा आंसर दे, तो हम बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट, राइट? जैसे अगर मान लीजिए हमने सपोज कहा कि मून डज नॉट शाइन इटसेल्फ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि आपका रॉन्ग है? मून डज नॉट शाइन इटसेल्फ करेक्ट है। तो खुद क्यों नहीं चमकता है वो? वाई? खुद की लाइट नहीं है। कहां से आती है लाइट? सन से। तो अब देखो, आप पांच लोगों ने सबने एक ही आंसर दिया, ऐसे ही हम पूरी दुनिया में से किसी से पूछेंगे सेम आंसर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। फिर होता है कि जब हम मोशन जब हम बता रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम उसकी डिस्टेंस बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल की डिस्टेंस कितना है, आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, कहां से? हाँ, तो मैंने तो नहीं पूछा था आपसे घर से, मैंने तो पूछा था इंस्टीट्यूट से। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस कहां से, घर से कि इंस्टीट्यूट से कि मार्केट से कि मंदिर से, कहां से? अदरवाइज इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो जब इनकम्प्लीट होगा तो उसका कोई आंसर भी नहीं होगा। तो जब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन हम बताएंगे तो किसी एक पॉइंट से बताएंगे, किसी एक प्लेस से बताएंगे। तो उस पॉइंट या प्लेस को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपने कहा कि घर से डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, तो घर आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। अगर हमने कहा इंस्टीट्यूट से 6 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे इंस्टीट्यूट क्या है? रेफरेंस पॉइंट। बच्चे यहीं तक किया था हमने लास्ट, देखिए। हाँ, मोशन जो हमारा होता है वो चार तरह के मेन होते हैं हमारा। पहला हमारा होता है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। जैसे आपकी बस चलती है, कार चलती है, कैब चलती है, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप चलते हो बाइक से, स्कूटर से, पैदल, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। कौन सा? ट्रांसलेशनल, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा आपका होता है सर्कुलर मोशन। अगर सर्किल पे कोई ऑब्जेक्ट बार बार चल रहा हो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्क है, सर्कुलर पार्क, आप सुबह वॉक करने जाएं उस पर, उसमें आप राउंड लगाएं 3 राउंड, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है, दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है ना, उससे हमारा डे नाइट होता है कि उससे हमारा ईयर होता है? ईयर होता है ना। तो वो मोशन सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक सर्किल पे चलती है। इसी तरह से जो घड़ी हमारी होती है,
घड़ी में जो आपका मिनट हैंड होता है या आवर हैंड होता है, उसका टिप, उसका ऊपर वाला पॉइंट, वो भी तो ऐसे सर्किल पे चलता है ना, तो वो भी सर्कुलर मोशन हो गया। तो दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो होगा वो हमेशा किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होगा और उस फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। जो सेम डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। तीसरा हमारा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक लाइन के अबाउट घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे, जैसे टॉप लट्टू, अर्थ। अर्थ का जो आपका मोशन डे नाइट मोशन होता है वो उसकी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही होती है, तो वो हो गया उसका रोटेशनल मोशन। और एग्जांपल बताइए रोटेशनल मोशन का, बहुत ही कॉमन एग्जांपल। अर्थ वर्थ तो बहुत दूर की चीज हो गई, जो आप डेली देखते हो यदुवीर। टॉप भी हम डेली नहीं देखते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने टॉप देखा ही नहीं होगा। देखा है रिया? टॉप देखा है? खेला है बचपन में लट्टू? खेला है आपने? यदुवीर देखा है? आपने देखा है? आपने भी देखा है? तो चलो टॉप हो गया। और बताओ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में हमारा जो मोशन है वो आपका सर्कुलर है। हम जब बैठे हुए ना उस पे एक चेयर पे, बेंच पे, तो हम तो सर्किल पे चल रहे हैं, लेकिन वो जो मैरी गो राउंड स्विंग है वो आपका रोटेशन है। एक एक आपने स्विंग और देखा होगा, पार्क में लगा रहता है, गोल सा होता है, उसको हम पकड़ के घुमाते हैं ऐसे दौड़ के और फिर उस पर चढ़ जाते हैं उछल के, है ना? वो भी ऐसे ऐसे घूमता है, वो आपका रोटेशन हो गया। और बहुत ही सिंपल कॉमन एग्जांपल है हमारे व्हीकल्स का पहिया। जो व्हील होता है वो एक्सिस होती है ना, उसके अबाउट घूमता है ना व्हील, तो वो आपका रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है। चौथा मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा? वाइब्रेशन। तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेशन में क्या होता है कि एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, उसके आगे पीछे या लेफ्ट राइट ऑब्जेक्ट करेगा, जैसे अब आगे पीछे इस तरह से। पेंडुलम, पेंडुलम आपका लेफ्ट राइट चलता है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। जब लेफ्ट राइट होगा तो टू एंड फ्रो, आगे पीछे जैसे स्विंग। हाँ बैक एंड फोर्थ, वो आपका हो गया स्विंग। जो झूला लगा होता है ना पार्क में, वो आपका बैक एंड फोर्थ हो गया। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मोशन हो गए, बस यही तक था। गुड। नेक्स्ट चलिए लिखिए अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सभी लोग लिखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हेडिंग डालिए, मैं समझा रहा हूं फिर उसके बाद लिखेंगे। लिख लिया है नहीं? देखिए, जो हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, दो तरह की होती हैं। पहली ऐसी क्वांटिटीज, जब मैं समझा रहा होता हूं तो मेरी तरफ देखा करो, बोर्ड पे नहीं। वहां पे जो लिखा हुआ है वो मैं लिखवाऊंगा अभी, उसको नहीं पढ़ना है। पहली वो क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं पूछूं कि आपका वेट कितना है? 60 क्या? 60 kg। तो आपने ये तो नहीं कहा कि 60 kg नॉर्थ डायरेक्शन में, 60 kg साउथ डायरेक्शन में, 60 kg अपवर्ड, ऐसे बताते हैं कभी? तो इसका मतलब वेट या मास जो है, हाँ एक्चुअली एक चीज आपको मैं और बताऊं, अभी आगे थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो हम वेट बोलते हैं ना, वेट एक्चुअल में एक तरह से फोर्स होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, शायद आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है ना, अर्थ तो हमें फोर्स लगाती, ग्रेविटी का फोर्स, तो वो होता है वेट। तो वेट एक तरह से फोर्स है, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम यही बोल देते हैं कि भाई वेट बता दो, कितना है वेट बता दो। वो जो वेट हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो होता है मास। ठीक है, वो क्या होता है? मास होता है। तो मास क्या होता है? जैसे मैंने बताया वेट क्या है, अर्थ का फोर्स है। तो मास क्या होता है?
मास को अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज है, कैसे बताओगे मास क्या है? कॉमन सेंस नहीं बच्चे, अभी मैंने बताया आपका वेट नहीं, वो तो हम अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो होता है वेट। जो हम नॉर्मली मास की जगह बताते हैं ना, हम 10 kg 20 kg 60 kg जो बता रहे हैं वो वेट है। वो वेट नहीं है, वो मास है। हम वेट उसको बोल देते हैं। तो वेट क्या है? अर्थ का फोर्स। लेकिन मास क्या है जो हम बोल रहे हैं 10 kg 20 kg 30 kg, ये मास क्या चीज है, वो क्या बताती है? जैसे आप मान लीजिए, देखो आपको खुद क्लिक करेगा, मैंने आपसे देखो बोला कि फिजिक्स को आप अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके सीखोगे या आसानी से याद रहेगा। जैसे आप 1 kg शुगर लेकर के आए या 1 kg आलू लेकर के आए, तो आप कह रहे हो कि देखो मैं 1 kg लाया हूं, तो क्या है, क्या चीज है वो 1 kg? यस, सही बोला कृष्ण ने, क्वांटिटी। तो मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटीरियल होता है। जब आपने 1 kg लिया तो वो कम मैटीरियल है, 2 kg लिया ज्यादा है। तो व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटीरियल। इज इट क्लियर? तो जो क्वांटिटी है वो मास होता है। तो क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन नहीं बतानी है, मास के लिए डायरेक्शन नहीं बतानी है। और एग्जांपल बताइए, जैसे कि आपको अपने घर से सुबह स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, बताइए आपको। तो आप सब लोगों ने अभी भी मुझे डायरेक्शन नहीं बताई ना। आपने ये तो नहीं कहा कि 1 घंटा ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोला। आपने ये नहीं कहा कि आधा घंटा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में। इसका मतलब टाइम के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक। तो एक तो इस तरह की क्वांटिटीज हैं जिनमें आपको केवल उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। आपने क्या कहा कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं घर से, मान लीजिए, ठीक। अब एलमीरा रखी हुई है बड़ी सी, आपने लेबर बुलाए हुए हैं। आपने लेबर से कहा कि भाई इसको जरा धक्का मार दो। उनको धक्का ही बोलोगे ना, उनको ये थोड़ी कहोगे फोर्स लगा दो, उनको फोर्स समझ ही नहीं आएगा। तो आप उनको कहोगे धक्का मार दो, ठीक। अब आपकी वो जो एलमीरा थी वो सपोज रूम के बीच में रखी हुई थी। आप 10 मिनट के बाद आए तो आपने देखा कि वो एलमीरा जो है वो दीवार के साथ खड़ी है। आप जाके उन पर चिल्लाने लगे, ये क्या किया? तो वो तो यही कहेंगे कि आपने सर जो है ये बोला था कि धक्का मार दो, तो मैंने धक्का मार दिया। तो गलती हमने क्या की? रिया, हमने गलती क्या की? हाँ, हमने केवल ये कह दिया कि धक्का मार दो। हमने ये नहीं कहा कि धक्का मार के बाहर निकाल दो, बाहर की तरफ धक्का मार दो, ये नहीं बोला हमने। तो जो फोर्स है, जब भी आप, या और सोचिए, दूसरा एग्जांपल सोचिए कि आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई, तो कभी ना कभी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, धक्का मारते हैं उसमें। अब आपने दो लोग जा रहे थे, वो वहां से लेबर जो है, आपने कहा धक्का मार दो। वो पता लगा आगे से खड़े होकर पीछे की ओर धक्का मारने लगे। आपको किधर धक्का लगवाना था, आगे, तो आपको बोलना पड़ेगा भैया पीछे से धक्का मार दो कि। तो ये क्या है? फोर्स। फोर्स को आप मैग्नीट्यूड भी बताओगे और डायरेक्शन भी बताओगे। तो दूसरी क्वांटिटीज कौन सी हुई जिनमें क्या क्या है? डायरेक्शन। ठीक है, पहली क्वांटिटीज में क्या था? नहीं नहीं, उसमें क्या था? अब एक वर्ड बताओ उसके लिए, क्या वर्ड मैंने बोला? वो तो मास की डेफिनेशन बता रहे हो, मैग्नीट्यूड। पहली तरह की क्वांटिटीज में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। दूसरी तरह की क्वांटिटी में क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड, यही याद रखना है बस। बाकी तो जो डेफिनेशन के लिए वर्ड आप अपने आप लिख लोगे। देखो फिजिक्स जो है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि आपने लाइन बाय लाइन याद करना है। आप हमेशा फिजिक्स में आप जो मेन पॉइंट है ना वो याद रखो, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख दो। कितना आसान काम हो जाएगा। नहीं तो आप हमेशा याद करते रहोगे डेफिनेशंस। तो आप बस ये याद रखो, मैग्नीट्यूड, और उसमें क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं कहूं कि इसको आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज which require only magnitude for their representation are called scalar। तो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, स्केलर।
जिनमें केवल मैग्नीट्यूड उनको, और जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उनको बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या होगा, और स्केलर में? तो अब वेक्टर को जरा अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करो कृष्णा। वेरी गुड, होगी डेफिनेशन। कोई याद करने की हमें जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। हो सकता आपका स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो, आपका थोड़ा अलग हो, आपका थोड़ा अलग हो, लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूर आना चाहिए। सही होगी डेफिनेशन। ठीक है। और जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। तो हम पहले वाले में एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? मास, टाइम। दूसरे वाले में फोर्स। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब लिख लीजिए। नहीं, मास एक एग्जाम्पल हो गया। मास जो हो गया ना, वो मैग्नीट्यूड का एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ग्लास, आपके कप में जब आप दूध पीते हो रात में, सुबह जब भी मम्मा देती हैं, तो आपको ग्लास या कप में, तो उसमें कितना दूध है? तो आप कहोगे 100 ml। उसमें केजी तो नहीं होता है ना, ग्राम नहीं होता है, उसमें ml होता है। तो आप बोलोगे 100 ml, 200 ml। तो जो 100 ml 200 ml है, वो क्या चीज है? क्वांटिटी। ठीक है, वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। तो जो 100 हुआ ना, वो मैग्नीट्यूड हुआ। 200 मैग्नीट्यूड हुआ। जब आपने टाइम बताया 25 मिनट, आधा घंटा, हाफ आवर, हाफ एन आवर, तो जो उसमें 25 है, 25 क्या चीज है? मैग्नीट्यूड। आवर क्या है, सेकंड क्या है? वो यूनिट होती है। ये भी चलो, रिया ने पूछा, रिया ही नाम है ना, रिया ने जो पूछा उस पे एक एक बात और आगे मैं बता देता हूं, सुन लीजिए एक मिनट सभी लोग। पहले, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जब उसका हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसकी हमें दो चीजें बतानी होती हैं। पहला उसका मैग्नीट्यूड, जिसको कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा उसकी यूनिट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सपोज कि मैंगो खरीद के लाए, मैंगो का सीजन आने वाला है। मैंने आपसे पूछा अरो कि कितने मैंगो लाए हो, क्या बोलोगे आप? कितना मैंगो लाए हो? हाँ, अगर आपने केजी नहीं बोला, आपने कहा कि 1 मैंगो लाया हूं, और मैंने देखा अरे इसमें तो 5 मैंगो हैं, मैं कहूंगा झूठ बोल रहे हो, है ना? तो 1 क्या है रिया इसमें? वेरी गुड। और केजी क्या है? यूनिट। तो दो चीजें होती हैं मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी की, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अगर यूनिट भी नहीं बताओगे तब भी गड़बड़ है। क्योंकि आप सपोज अब जाइए आप दुकान वाले के पास, आपकी मम्मा ने भेजा, और आपने कहा भैया टू टू शुगर दे दो, वो देगा आपको शुगर? देगा? नहीं देगा ना। कितनी चीनी देगा आपको वो? आपने कहा 2 चीनी दे दो, तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस है। अब आपको बात क्लियर हो रही है? मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। या आप सोचो कि आपने गए दुकान में, लगा भैया केजी शुगर दे दो, केजी चीनी दे दो, तब भी भगा देगा आपको, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड नहीं बताया। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों मिलकर के आपका जो है बनाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। हाँ बच्चे, बिल्कुल। जब भी डेफिनेशन आप लिखोगे तो एग्जाम्पल जरूर बताना है। यह भी ध्यान रखिए, एग्जाम में भी, टेस्ट में भी। वो आपसे नहीं कहेगा कि ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन में आपसे केवल ये कहेगा व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन भी लिखोगे और एग्जाम्पल भी लिखोगे। बहुत सारे हैं। आप लोगों ने अभी तक फोर्स पढ़ा, इसलिए मैंने केवल फोर्स बताया। नहीं तो जैसे आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम पढ़ा हुआ है, मोमेंटम क्वांटिटी, ये सब अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया। मोमेंटम होता है आपका, इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पता होगा कि क्या है, नाम सुना है लेकिन क्वांटिटी नहीं पढ़ी होगी, बहुत सारे होते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। अभी अभी इसके बाद वही आएगा। ऐसे ही स्पीड जो है वो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है। तो इस चैप्टर में ये सारे मिल जाएंगे। डन। चलिए अब जरा सुनिए। अभी तक रिया हुआ नहीं बच्चे, अभी हो गया। अभी तक हमने मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, रेस्ट मोशन, ये सब पढ़ लिया। अब मोशन जब ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो उसमें तीन मेन क्वांटिटीज होती हैं। कितनी? तीन। एक तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जब आप चल रहे हो, आपकी कार चल रही है, तो यही चीज आप हमेशा देखोगे ना कि कितनी डिस्टेंस चली है, कितना डिस्टेंस अभी और चलना है। तो पहली क्वांटिटी क्या हो गई? डिस्टेंस। दूसरी है स्पीड। जब आप कार से जा रहे हैं तो आपसे कोई और क्या पूछ सकता है कि कितनी स्पीड से आप जा रहे थे। तीसरी होती है एक्सीलरेशन। क्या होती है? एक्सीलरेशन, जिसको कई बार लोग एसीलरेशन भी बोल देते हैं। चाहे एसीलरेशन बोलो या एक्सीलरेशन बोलो, एक ही बात है। तो तीन क्वांटिटीज कौन कौन सी? यदुवीर, उदयवीर, हाँ कोई भी पहले बाद में बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, एक्सीलरेशन। नो बच्चे, एस पहले नहीं आएगा, एक्सीलरेशन। चलो कोई नहीं, धीमे धीमे प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, तीसरा डिस्टेंस। तीसरा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो आपकी मेन क्वांटिटीज हैं। लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ में एक चीज और बताई जाती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताई जाएगी? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक साथ बताए जाते हैं। ऐसे ही स्पीड के साथ साथ में एक और क्वांटिटी बताई जाती है, वेलोसिटी। क्या बताया जाएगा? वेलोसिटी। तो अब देखो डिफरेंस क्या है, पहले हम एक एक करके समझते हैं। डिस्टेंस तो जो है बहुत ही सिंपल चीज है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था, हम केवल मेन वर्ड को याद करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो बाकी की लैंग्वेज आप अपने वर्ड में लिखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, स्केलर में क्या याद रखना है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या याद रखना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बाकी लैंग्वेज आप अपने आप लिख लो। तो वैसे ही डिस्टेंस में क्या याद रखोगे? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे कि आप अपने घर से यहां तक आए, तो ऐसी मुझे नहीं लगता कोई भी सड़क है जो घर से सीधा यहां पे आ रही होगी, बिल्कुल सीधा। कहीं ना कहीं तो मुड़ते होगे, लेफ्ट राइट मुड़ते होगे ना। तो आप जितना भी लेफ्ट राइट मुड़ करके अलग अलग गलियों से आए हैं, सड़कों से आए हैं, उनकी सबकी लेंथ को मेजर कर लो। ठीक है, और उसको प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। रास्ते की टोटल लेंथ, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ। अब इसको अगर आपने सुंदर वर्ड्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक। और डिस्टेंस जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, लेकिन जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो हम एमकेएस सिस्टम में लिखते हैं। दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक एमकेएस और एक सीजीएस। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। रिपीट करो सभी लोग, एमकेएस में एम फॉर, के फॉर किलोमीटर नहीं किलोग्राम, और एस फॉर, एम फॉर, के फॉर, एस फॉर, एस सेंटीमीटर कहां हुआ? एस तो सेकेंड हुआ। देखो अच्छा, और ये याद रखो कि एक मास का होगा, एक लेंथ होगा, एक टाइम होगा। तो मास का क्या हुआ? किलोग्राम। लेंथ का क्या हुआ? मीटर।
टाइम का क्या हुआ, सेकेंड, तो MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा है CGS, बोलिए कौन सा, C फॉर सेंटीमीटर। आपका स्केल होता है ना, लाइन आप बनाते हो तो लाइन मीटर में बनाते हो कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। G फॉर ग्राम, जब छोटा मास लेते हैं तो वो ग्राम होता है, ठीक है। और S फॉर अगेन सेकेंड। तो क्या हुआ, CGS बोलो, सेकेंड। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, हमें वैसे तो दोनों में पता होना चाहिए, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो हमेशा MKS सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप कभी डेफिनेशन लिखोगे तो एक तो उसकी आप स्टेटमेंट लिखोगे, दूसरा आप ये जरूर बताओगे अपने आप, वो पूछेगा नहीं आपसे, आप डेफिनेशन में ही खुद बताओगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तीसरा आप हमेशा यह भी बताओगे कि उसकी यूनिट क्या है। वो आपसे नहीं कहेगा, वो आपसे कहेगा व्हाट इज डिस्टेंस, डिफाइन डिस्टेंस, एक्सप्लेन डिस्टेंस। तो आप पहले उसका स्टेटमेंट लिखोगे, फिर आप बताओगे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, फिर आप उसकी यूनिट बताओगे। इज इट क्लियर, तीन चीजें बतानी हमेशा आपको। तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। फिर कहेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, फिर इसकी यूनिट क्या होती है, अरे MKS नहीं, मीटर। MKS तो पूरा सिस्टम हो गया, MKS में तो तीनों चीजें आ गई। यहां पे यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, यूनिट क्या है, मीटर। इज इट क्लियर। अब फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी क्वांटिटी। मैंने कहा ना दो क्वांटिटीज होंगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब आपने चलना स्टार्ट किया था और जहां पे जाकर के आप रुके हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, सबसे छोटा, छोटे से छोटा क्या है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब एक कॉमन सेंस की चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूं, मैंने ये दो पॉइंट लिए ए और बी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट लाइन बनाइए, सबसे छोटी लाइन बनाइए, कैसे बनाओगे, स्ट्रेट, है ना। मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये सबसे छोटी लाइन हो गई, क्योंकि बाकी कोई भी आप बनाओगे वो इनसे सबसे बड़ी होगी, है ना। तो शॉर्टेस्ट ये हुई। तो जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मैं कहूं कि आप घर से इंस्टीट्यूट आए हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो आप मेजर नहीं कर पाओगे ऐसे। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा कि घर से यहां पे इंस्टीट्यूट को एक बिल्कुल सीधी लाइन से जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। वो सीधी लाइन तो आप बना नहीं पाओगे, लेकिन मतलब यही है कि आप घर से सीधा सीधा यहां का कनेक्ट कर दो तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ या शॉर्टेस्ट आपका लाइन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे ना तो हम कहेंगे कि कार हमारी जो है घर से नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई है, साउथ डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डिस्टेंस में नहीं बताना पड़ेगा, इसलिए डिस्टेंस क्या थी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं बताओगे तो गलत है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर क्या हुआ, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। लेकिन यूनिट इसकी भी वही होती है जो डिस्टेंस की है, मीटर, ठीक है। क्या है यूनिट, मीटर। और सिंबल नोटेशन भी जो है वो दोनों का सेम होता है, नॉर्मली स्मॉल एस या कैपिटल एस यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए।
अच्छा, एक यहाँ पे इधर जरा देखिए सभी लोग, एक यहाँ पे ये एस आई भी लिखा हुआ है, ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है यूनिट का। तो नॉर्मली एस आई यूनिट और एमकेएस यूनिट सेम होती है ज्यादातर, ठीक है। तो एस आई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो एस आई होता है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जब भी डेफिनेशन पूछी जाएगी, मैंने आपको बोला डिस्टेंस की, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद ये बताओगे कि स्केलर है कि वेक्टर है, और उसके बाद उसका सिंबल बताओगे और यूनिट बताओगे। हाँ, मीटर लिख दोगे तो चलेगा, मतलब जरूरी नहीं यहां पे तो, इसलिए हमने दोनों यूनिट लिख दिए हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप जब यूज करते हैं तो मीटर यूज करते हैं, तो इसलिए आप केवल ये लिख दोगे कि एस एम के एस या एस आई यूनिट इज मीटर, बस उतना चलेगा, सेंटीमीटर लिखना जरूरी नहीं है। इनमें जो लास्ट क्लास के नोट्स थे, इनमें से किसी से आप या तो फोन पे क्लिक कर लेना, ठीक है, या आप इनमें से किसी को भी रिक्वेस्ट कर देना कि वो अपने घर से फोन करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे। या आप अपने फोन पे क्लिक कर लेना फोटो, फिर उसको लिख लीजिएगा। अरे नींद आ रही है, लग तो रहा है। हो गया बच्चों, उदयवीर? चलिए एक बार फटाफट बता दीजिए, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। स्केलर है कि वेक्टर है? यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। और सिंबल क्या है इसका? नोटेशन सिंबल एस, एस से डिनोट करते हैं। देखिए जरा एग्जांपल, आपका दो एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं, समझिए जरा इधर सभी लोग। एक तो है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो हमेशा, जैसे हाईवे पे होता है ना, बहुत लंबी लंबी सड़क होती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो वहां पर तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो सीधा सीधा आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ देख लो आप, स्ट्रेट लाइन, तो वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन मान लीजिए कि आपका अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्किल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसमें कैसे टोटल लेंथ ऑफ पाथ निकालोगे? ये तो बहुत इजी है। इसमें मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना है कार का, तो आप यहां से यहां तक की लेंथ देख लोगे, पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि सर्किल पे आप चल रहे हो, सुबह सुबह आप गए पार्क में, आपने एक राउंड लगाया, मैंने कहा आपने कितनी डिस्टेंस चली, तो लेंथ ऑफ पाथ, पाथ कौन सा है? ये है जिस पे आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो, ये, इसको क्या बोलते हैं सर्किल का? पता है सभी को ये? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टू, ओ, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों बोला था 2 पाई आर स्क्वायर? बोला था तुमने, स्क्वायर किसी ने बोला था। चलो एनीवेज, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, उससे किस आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो यहां पे कितनी लेंथ हुई टोटल लेंथ पाथ? 2 पाई आर, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि मैं यहां पे बना नहीं हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दूसरे भी दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल रोड है, आप यहां से चले, इधर आए, इधर गए, इधर गए, तो अब मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना है? अरे ये तो एरिया होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे केवल बस आप इन तीनों साइड को प्लस कर दोगे,
मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, केवल लेंथ ऑफ पाथ, सारी तीनों साइड को प्लस कर दो। सही बोल रहा हूं रिया? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आपको? समझ में आ रही बात ना, कि यहां से यहां आए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या हुआ? तीनों साइड को प्लस कर दो। अब मान लीजिए कि आप जो है एक रेक्टेंगल पे चल रहे थे जिसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। आप यहां से चलना चालू किया, आपने यहां गए, यहां आए, फिर वापस आ गए। हाँ, वेरी गुड। तो ये लेंथ चले, फिर ये ब्रेथ चले, फिर ये लेंथ चले, फिर ये ब्रेथ चले, तो ये और ये कितना हो गया? एल और एल 2L, और ये कितना हो गया? बी और बी 2B। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2L प्लस 2B। बोलो, क्लियर है सभी को बात? ये अब अगर मैं यही स्क्वायर ले लूं, ए ए ए ए, अब यहां से आपने चलना चालू किया, इधर गए, इधर आए, इधर गए, इधर आए, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा रिया? A4 नहीं, 4A। 4A, A प्लस ए 2A, 2A प्लस ए 3A, 3A प्लस ए 4A। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया कृष्णा? 4A। और यहां पर डिस्टेंस कितना था? ये A प्लस बी प्लस सी। ये क्या था? ट्रायंगल। और ये क्या है? रेक्टेंगल। यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया? 2L प्लस 2B। ये है हमारा रेक्टेंगल। और फिर ये हमारा आया स्क्वायर। ये क्या था? स्ट्रेट लाइन। और ये आपका सर्किल। सर्किल में आप लोगों ने मुझे कितना बताया? 2πr रेडियस। इसकी रेडियस r है। क्लियर है सभी को? तो हेडिंग डालिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूं लिखिए, डिस्टेंस हेडिंग है ये, डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ्स। डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ। नंबर 1 स्ट्रेट पाथ। नंबर 1 स्ट्रेट पाथ। ये जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बना लीजिए। तो यहां पे आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू ए से बी तक, जो कि यहां पे है 5 मीटर। बस ये डायग्राम बना के ये लिख लीजिए जैसे लिखा हूं, मैंने लिखा भी। बच्चे रफ डायग्राम बनाओ, टाइम बहुत लगेगा ऐसे स्केल स्केल यूज करोगे तो। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ए से बी तक गया आपका ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी। कितना है ए बी? यहां पे 5 मीटर, जो भी होगी लेंथ वो आ जाएगी आपकी। नंबर 2 सर्कुलर पाथ। जल्दी जल्दी लिखिएगा थोड़ा सा। नंबर 2 सर्कुलर पाथ। नहीं, ये आपका रजिस्टर पूरा नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूं आधा आपने बाहर निकाला हुआ है। सर्कुलर पाथ, ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाइए, सर्किल बना करके रेडियस r, और लिख दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr। ऐसे सर्किल बना लीजिए, फ्री हैंड बनाइए, फ्री हैंड कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कोई बात नहीं। रेडियस r दिखा दीजिए उसमें। ये एरो जरूर दिखाना है, कि इससे पता चलेगा कि हम कहां पर चल रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr।
नंबर 3, ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ बच्चे, हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना के डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जैसे चिन्मय ने बोला है, इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, डायग्राम बनाइए। जो देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एरो बनाइएगा ऐसे, एल एल बी बी। लेंथ एल है, रेक्टेंगल की ब्रेथ बी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। अगला लिखिए स्क्वायर। स्क्वायर, डायग्राम बना लीजिए जो मैंने बनाया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4a। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4a। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर्किल में जो ये बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं, उसी तरह से हम ये जो बाउंड्री ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में निकाल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें सब में जो पेरीमीटर होता है वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आई थिंक सभी को क्लियर है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक तो नहीं होगा ना। हम देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट या कार, बस, कुछ भी जो है वो कहां कहां से होके गया है। जहां जहां से वो होके गया है वो सारी लेंथ हमने प्लस करनी है। ठीक, हाँ, वो बताएगा आपको क्वेश्चन में बच्चे, शेप बना के देगा वो, अदरवाइज हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको इनमें ज्यादातर यही शेप होते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे शेप्स बता दिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जो समझाया था मैंने, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में। और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट मैंने बताया था सेम होगा जो डिस्टेंस का होता है, मीटर, और सिंबल भी सेम होता है जो डिस्टेंस का था, एस। लेकिन एक छोटा सा यहां पे चेंज होता है। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वांटिटी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, देख करके उसका सिंबल। तो वेक्टर के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर छोटा सा एरो बना देते हैं। डायरेक्शन कैसे बताओगे? एरो बना के बताओगे ना। तो इसलिए सिंबल के ऊपर हम छोटा सा एरो बना देंगे। ठीक है कृष्ण। तो अगर केवल एस लिखा हुआ है इसका मतलब वो डिस्टेंस है, अगर एस के ऊपर छोटा सा एरो बना हुआ है इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे पहचानेंगे हम। ठीक है, इसका बच्चे काम नहीं होता है। अच्छा,
आप ये कह रहे हैं कि उसको उसकी जरूरत क्या है? जरूरत ऐसे इसलिए होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम दो प्लेस हैं, कोई दो सिटीज है मान लीजिए। अभी तो आपको सारे रास्ते बने हुए मिलते हैं, आप उससे जाते हैं, लेकिन कभी तो वो रास्ते बनाए गए होंगे, है ना? तो हमें पहले ये देखना होता है कि उनके बीच का शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है। उसके हिसाब से फिर हम कोशिश करेंगे कि जो हम सड़क बनाए पहली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। होता है, कई जगह पे होता है। तो पहली तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए ना, क्योंकि जब शॉर्टेस्ट होगा तो हमारे फ्यूल की बचत होगी, सब कुछ होगा। वो तो हमारे पास जब जगह नहीं होती है तब हम गलियां बनाएंगे, वो सब कुछ बनाएंगे। लेकिन आप जैसे मान लीजिए कि अक्षरधाम से आप जाइए शिप्रा सिटी मॉल तक। ये आपका है ना शिप्रा सिटी मॉल वसुंधरा में। तो अब पहले हाईवे नहीं था, पहले हम अंदर अंदर से घूम के जाते थे, अब ये हाईवे बन गया है, बिल्कुल सीधा है वो। तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। तो हमें जब ये पता करना है कि भाई कम से कम फ्यूल लगा करके कम से कम टाइम में हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक, तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, अभी हम आगे देखेंगे। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अब आप जहां से चले हो वहीं पे मान लीजिए वापस आ जाइए। जैसे आप घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट में घूम घूम के घर वापस आ गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ और एंड पॉइंट क्या हुआ? तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ जीरो। सर्किल को, ये सर्किल थोड़ी ना था, सर्किल भी हो सकता है, ये भी तो ट्रायंगल जो हमने बनाया था वो भी तो जहां चले, कोई भी शेप है जहां से चले वहीं पे वापस आ गए। हाँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट, हाँ, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों की क्लास है कोई? आपकी नहीं है ना, तो 10th वालों की एसएसटी की अभी। ठीक है, अब बात क्लियर हुई आपको? तो वैसे प्रैक्टिकली इसका बहुत ज्यादा ऐसा कुछ यूज नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी क्या होती है। प्रैक्टिकली तो ज्यादातर हमारा डिस्टेंस ही यूज में आएगा। हम्म? तो डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या बच्चे? कभी नहीं होगा। यही तो दो, अभी हम आगे डिफरेंस भी लिखेंगे। अगर व्हीकल चल रहा है, आप चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था ना, डिस्टेंस थोड़ी जीरो हुआ था। उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, वो जीरो है। डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। डिस्टेंस के लिए तो आप घर से निकल के जहां 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 गए उसको सबको प्लस करते जाओगे। जो आपकी, और भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं, तरीका बताता हूं। जो आपकी कार, स्कूटर, बाइक होती है, उसमें एक मीटर लगा होता है ना, वो जो बताता है वो डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है। जैसे आप यहां से गुड़गांव तक गए, तो आप देखोगे कि उसमें मीटर की रीडिंग चेंज हो जाएगी, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे बढ़ जाएगी ना। तो वो जो उसमें मीटर में रीडिंग आ रही है, वो हमारी जो होती है वो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए डेफिनेशन, यहां से यहां तक, यूनिट तक। ध्यान रखिएगा यहां पर एस के ऊपर एरो जरूर बनाना है? वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो बनाना होता है उसके ऊपर।
हो गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।